हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके आगे की सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर पोर है जहाँ से एक्सचेंज होता था, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। और ये बाहर की एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। अब ये देख रहे हो, अब यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कुछ चीज़ स्टार्ट हो रही है बनना, ट्यूब्स के जैसे। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कुछ और नहीं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और हाँ, बराबर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहीं से स्टार्ट होती है। हाँ, यहाँ पे स्पेस होता है, ये वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एकदम कनेक्टेड रहते हैं ये। तो अब यहाँ पे ये कैसी क्या स्ट्रक्चर है, तो ये ना ऐसे ट्यूब्स जैसी बनी होती है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड फिल्ड रहता है, ठीक है। और ये आपको ये जो ट्यूब्स है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखो ये जो ट्यूब्स है ये आपको हैंडबैग स्लिमबैग जैसी दिख रही है, तो इसको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। वेसिकल्स गोल होते हैं, ये हैंडबैग जैसा स्ट्रक्चर है, इनको भी वेसिकल्स बोला गया है, ओके। बाद में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एक है डॉटेड पार्ट, एक ब्लू कलर के डॉटेड पार्ट से जो एरिया दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स देख रहे हो आप लोग, इन ब्लू डॉट्स को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और ऐसे मानो कि कुछ एक सरफेस है, उस सरफेस पे आधे सरफेस पे डॉट 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 कर दी हो, ठीक है, किसी ने, तो वो थोड़ा सा रफ जैसा हो गया, इसलिए उसका नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे सरफेस पे हमने कुछ भी नहीं किया, वो एकदम स्मूथ है, तो उसको हमने नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया? इस वे में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और रफ और स्मूथ कौन डिफरेंट, मतलब किसकी वजह से हो रहा है? राइबोसोम की वजह से हो रहा है। राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए वो रफ है, राइबोसोम एब्सेंट है इसलिए वो स्मूथ है, ओके। जो आपको ये कर्व्स दिख रहे हैं ना, ये कर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टर्ने, ठीक है। और जो अंदर की अब ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टर्नल स्पेस, ओके। सो नेमिंग क्लियर है, किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने लिखा क्या है, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बड़ा है, बहुत वाइडली स्प्रेड है एक सेल के अंदर, और वो ट्यूब्स के फॉर्म में स्प्रेड है, ठीक है। उसमें मेम्ब्रेन्स है, नेटवर्क है, वो किसका है? नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, क्रिस्टल का, इन सब का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। शीट्स अटैच टू द मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे ही है ये, जैसे कोई एक शीट है ट्यूब की, वो अटैच की गई है, फिर एक ये शीट है वो अटैच की है, ये शीट है अटैच है, ऐसे ही वो अरेंज किए गए हैं। इट अकर्स इन थ्री फॉर्म्स, ओके। राउंड या फिर ओबेक बैग्स जिसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, अभी देखा, क्लोज फ्लूइड फिल्ड सैक्स जिसको हमने बोला था क्रिस्टल ने, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को मिला दो तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। इसी वे में ये अरेंज रहता है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है। वैसे ही हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है, वो भी फॉस्फोलिपिड इन नेचर होती है, इसीलिए इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर बोली गई है। बाद में इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी हाँ, हमने देखा था एक सरफेस था जिस पर आधे पे राइबोसोम था, जिस पर राइबोसोम था उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया था, और जिस पे राइबोसोम्स नहीं था उसको क्या बोल दिया था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, प्रेजेंस ड्यू टू द, उसकी वजह से उसको रफ नाम दे दिया, और स्मूथ क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स है, ओके। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ याद रखो, जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन। क्या मैंने बोला? याद क्या करना है? जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन। तो राइबोसोम क्यों यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रोटीन? ऐसा क्या होता है मैम जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन? क्योंकि राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो वो जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहेगा वहाँ वहाँ क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। इसलिए ये लाइन बोली गई, इसको याद रखना टैग लाइन को, जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन,
ठीक है। तो अब जो रफ ईआर है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन करता है। मतलब हमारा जो रफ ईआर का फंक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब जो स्मूथ ईआर है मैम, वहाँ पे तो राइबोसोम नहीं है तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल, वहाँ राइबोसोम नहीं है तो वहाँ प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, कुछ तो बनाएगा, फ्री थोड़ी बैठे रहेगा। तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा लिपिड्स। क्या बनाएगा, लिपिड्स। लिपिड सिंथेसिस। ओके, तो ये मेन फंक्शन है। जो हमारा रफ ईआर है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। और जो स्मूथ ईआर है उसका काम क्या है, उसका काम है लिपिड्स बनाना। ठीक है। अब ये आप देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे भी कुछ दूसरा सेल ऑर्गेनल होगा। तो ये एक तरह से एक चैनल जैसा काम नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से फिर चैनल 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 चैनल, फिर दूसरा ऑर्गन कुछ होगा। तो ये क्या करता है, ये एक्ट एज अ पाथवे, एक पाथवे की जैसे काम करता है कि हमें न्यूक्लियस से क्या चीज़ चाहिए, वो मतलब न्यूक्लियस से क्या चाहिए, वो किस में आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा या साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देगा, या फिर साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें लेके जानी होगी तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर यहाँ से गए न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो ये एक एज ए पाथवे, एक एज ए मतलब एक बोलते हैं कि रोड जैसा काम कर रहा है, जहाँ से हम लोग चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उसके जैसा काम करता है। अब ज़रा देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ बोलना था कि जो जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है, ये तो पता है कि भाई सेल है डिवाइड होगा। तो जब सेल होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। बट जब ये डिवाइड होता है तो जब पूरा बनता है तो जो मेम्ब्रेन है सेल की, ये मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी। और ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, हमने देखा था जब हमने मेम्ब्रेन बाउंड्रीज वगैरह पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारी प्रोटीन्स और लिपिड से ही मिलकर बनी हुई है। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बना कौन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, इसका आधा पार्ट प्रोटीन का रहा है, आधा पार्ट लिपिड बना रहा है। तो जब सेल डिवाइड होता है तब उसको क्या चाहिए, उसको प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए ताकि वो क्या बना सके, वो मेम्ब्रेन बना सके। तो वो कहाँ से लेगा, यहाँ से ही लेगा। कहाँ से लेगा, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देगा कि भाई तुमने जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए हैं वो अब हमको दो, ताकि हम लोग अब क्योंकि हम अब सेल डिवाइड कर रहे हैं और सेल डिवीजन के टाइम पे हमें क्या बनाना है, हमें मेम्ब्रेन बनानी है। उसके लिए हमें प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए। उस प्रोसेस को हम लोग बायोजेनेसिस बोलते हैं। गॉट इट। चलो एक बार अब देख लेते हैं कि मैंने फंक्शंस में क्या क्या लिखा है। तो रफ ईआर मतलब रफ ईआर इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यस, क्यों, क्योंकि वहाँ राइबोसोम है, इसकी वजह से वो रफ है। जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ प्रोटीन। एस ई आर क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है, क्योंकि वो स्मूथ है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, उस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, माने इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, हमने देखा न्यूक्लियस को अगर कुछ चाहिए या न्यूक्लियस से कुछ आना है तो वो कहाँ जाएगा, ईआर में जाएगा। ठीक है, ईआर से या तो वो आगे दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में जाएगा या फिर वो कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। ठीक है, और ये वाइसा वर्सा भी होता है, दोनों साइड से हो सकता है। तो ये एक्ट एज अ पाथवे। बाद में इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हाँ, प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स का कौन कर रहा है, रफ ईआर, और लिपिड्स का कौन कर रहा है, स्मूथ ईआर। ड्यूरिंग द सेल डिविजन सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द न्यू मेम्ब्रेन। यस, न्यू मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें यही प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Got it? Some proteins and lipids synthesized in the ER which later function as a enzyme or hormone. हाँ, वो डिपेंड करता है कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है, क्या हो रहा है सेल में, किस पे क्या चाहिए, कि आगे जाके वो लोग मतलब हार्मोन्स का भी काम कर सकते हैं, एंजाइम्स का भी काम करते हैं। एंजाइम्स का काम करने के लिए प्रोटीन को अपने ही स्ट्रक्चर पे एक एक्टिव साइट्स बनानी पड़ेगी जहाँ पर आके लिगैंड बाइंड करे। तो वो डिपेंड करता है कि आगे सेल में चल क्या रहा है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेस।
हाँ, जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अलग अलग, जैसे कि अभी बोला कि एंजाइम्स है या हॉर्मोन्स है क्या चाहिए, तो वो अपने ही सरफेस पर, अपने ही जगह पर एक लोकलाइज एरिया बना देता है कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो उसके जो सरफेस होता है वो सरफेस पर बायोकेमिकल्स रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेसेस वगैरह होते रहते हैं। एक अलग फंक्शन है यहाँ पे, वो ध्यान देना, स्मूथ AER जो है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द लिवर। देखो याद रखना, जहाँ भी डी वर्ड आता है, डी वर्ड मतलब रिमूवल, कोई भी चीज़ को बाहर निकालना हो तो हम लगा देते हैं डी, ठीक है। तो डी मतलब रिमूवल। और टॉक्सिफाइड, अब टॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कैसे निकालेगा? देखो, अगर यूरिन से निकालना है तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा जो वेस्ट है या जो पॉइजन है या जो फॉरेन पार्टिकल है जिसको हमें निकालना है, उसको हमें वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। अगर कोई लिपिड सॉल्युबल है तो उसको वाटर सॉल्युबल बनाने का, ताकि वो आसानी से बाइल या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सके। तो वही काम होता है हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका। ये क्या करती है, ये किसी भी फैट सॉल्युबल हो, मतलब फैट सॉल्युबल या आप बोल दो लिपिड सॉल्युबल, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको कन्वर्ट करती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, ठीक है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से या तो यूरिन के थ्रू या फिर वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। तो इस तरह से जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गन है हमारा गोल्जी अपैरेटस। ओके, हम इसका भी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, देखो इसके स्ट्रक्चर में भी हमें सेम ऐसे ही कुछ ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो कर्व्स है इसको भी हम लोग क्रिस्टल ही बोलेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोला गया था। अब ये जो है ये हमारे क्या है, ये वेसिकल्स है। ये देखो ये नए नए वेसिकल्स बन नहीं रहा है, तो इसको हमने नाम दिया न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, और ये बन के बाहर निकल चुका है, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है, सिक्रीशन है जो गोल्जी ने ऐड की है, इसलिए इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स। और ये अंदर का जो स्पेस है इसको हमने क्या बोला है, ल्यूमेन बोला है। तो ये हमारा सिंपल क्या है, गोल्जी है। अब थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देते हैं। जो गोल्जी का जो फेस न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, किसके पास रहेगा, जो फेस न्यूक्लियस के पास रहेगा। समझो ये वाला फेस उसका न्यूक्लियस के पास, समझो ये वाला जो फेस है वो उसका न्यूक्लियस के पास है, तो इस फेस को हम लोग बोलेंगे सिस फेस। क्या बोलेंगे? सिस फेस, ठीक है। और जो फेस बाहर निकलने के साइड रहेगा, बाहर मतलब जो मेम्ब्रेन के साइड में रहेगा, कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में रहेगा, उस फेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांस फेस। ओके, तो सिस फेस किसको? जो न्यूक्लियस के साइड है। ट्रांस फेस किसको? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड है। सिस फेस को अब एक और नाम दिया गया है, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। वहीं ट्रांस फेस को एक और नाम दिया गया है मैच्योरिंग फेस। समझ आया? ओके, यहां से जो सिस फेस है यहां से चीजें अंदर आती है, और जो ट्रांस फेस है यहां से चीजें बाहर जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या कहाँ से, मतलब ये तो बोल दे कि यहाँ से सिस फेस से चीज़ें अंदर आ रही है, और ट्रांस फेस जिसको मैच्योरिंग फेस से बोलते हैं उससे बाहर जा रही है। बट क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो हम लोग एक बार थ्योरी पढ़ के देखते हैं। देखो, जो हमारा गोल्जी था उसको डिस्क्राइब किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट आए थे कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर गोल्जी का नाम दिया गया था। इन्हीं ने बताया था कि भाई ये गोल्जी अपैरेटस होता है, बट ये मर गए उसके बाद में नाम दिया गया था, ठीक है। जब ये जिंदा थे तब इनको कुछ नहीं मिला था, मरने के बाद मिला, बट क्या मतलब, ठीक है, मिल गया। ओके,
बाद में इसका जो ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। अभी हमने देखा ये स्मूथ है, एकदम फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो स्मूथ है, फ्लैटेंड है और सिंगल मेम्ब्रेन है, याद रख के चलना है हमें। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है और बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, येस सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। बाउंड सेक्रेटरी वेसिकल्स अरेंज इन अ डिस्क शेप्ड फ्लैटेंड स्टैक्स कॉल्ड क्रिस्टर्ने। हमने यही देखा यहाँ पर, क्या देखा कि भाई ये ऐसा डिस्क शेप का है, ठीक है, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, इधर ये क्रिस्टर्ने बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सच मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद ER, yes, and therefore constitute the another part of the complex network of cellular membrane, yes। अब ये क्या है, मेम्ब्रेन क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो एक शॉर्ट में यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि देखो, जैसे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। इन न्यूक्लियस का जो अभी बोला था, जो बाहर की जो लेयर थी वहीं से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। अब ये एंडोप्लाज्म, ये दोनों कनेक्शन है, मतलब ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड थे, हमने देखा था वहाँ पर, ठीक है। अब इसी से ही हमारा जो गोल्जी है ये कनेक्ट होता है, समझो इधर ये गोल्जी बना है तो यहाँ से ये कनेक्ट है, ठीक है। तो उसी को बोला हुआ है ये मेम्ब्रेनियस सिस्टम है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया वो इससे कनेक्टेड था, फिर जो गोल्जी आया ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक मेम्ब्रेनियस सिस्टम है। इसके आगे एक दूसरा आता है लाइसोसोम, फिर आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल इससे कनेक्टेड नहीं है बट इनके फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेशन है, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये लिखा है ना सेलुलर मेम्ब्रेन और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये जो है हमारा ER प्लस हमारा गोल्जी प्लस हमारा लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, इन चारों को मिला के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो उसी का ये पार्ट बोला गया है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सच मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विथ ER मेम्ब्रेन्स एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द सेल्यूलर मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है इनका कनेक्शन बनता है और इनको एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। सबके अपने अपने फंक्शन है, फंक्शंस में सिमिलैरिटी नहीं है बट वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम बोला गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन प्लांट्स द स्मॉलर गोल्जी अपैरेटस, और हम बोल सकते हैं सब यूनिट ऑफ गोल्जी, subunit of Golgi apparatus is present in the plant और उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया गोल्जी का। अब क्या होता है, जो यहाँ पे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ा ड्रॉ किया था ना, इसमें देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था और लिपिड बन रहा था, ये दो चीज़ें बन रही थी। अब ये जो दो चीज़ें बन रही थी तो वो क्या, ये दो चीज़ें कहाँ किस में आएगी, गोल्जी में आएगी। कहाँ से आएगी, सिस फेस से आएगी। कहाँ से आएगी, सिस फेस से आएगी, ठीक है। और इस स्पेस पे आकर ये गोल्जी के अंदर इसका क्या होगा, गोल्जी के अंदर आया क्या आया, प्रोटीन्स और लिपिड्स आया। अब गोल्जी देखेगा, ओके गोल्जी देखेगा ये सब सही तो बने, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी पैकिंग करनी है। क्या करनी है, एक तरह से पैकिंग करनी है, ठीक है। फिर देखना अगर हाँ पैकिंग करनी है, बट अगर ये अच्छे से नहीं बने हैं तो मुझे इनको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गोल्जी क्या करेगा, गोल्जी उनका मॉडिफिकेशन भी करेगा, गोल्जी उनकी पैकेजिंग करेगा, गोल्जी उनके लिए थोड़े टाइम के लिए उनका स्टोरेज भी करेगा और जब चाहिएगा तब उनको डिलीवर्ड भी करेगा। क्या करेगा, समझ आया, किसका करेगा वो समझ आया। तो क्या मैंने बोला, यहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड्स आए, कहाँ से आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। कौन से फेस से आए, सिस फेस से आए,
ठीक है। अब आए तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ मॉडिफिकेशन हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मॉडिफाई करेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद क्या हुआ, उनकी पैकेजिंग की, ठीक है। पैकेजिंग के बाद क्या किया, थोड़े टाइम के लिए स्टोरेज भी की कि भाई ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, क्या है सेल में क्या चल रहा है, तो स्टोरेज की, और लास्ट में स्टोरेज करने के बाद क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। समझ आया गोल्जी क्या कर रहा है, और डिलीवर्ड कहाँ से करेगा, डिलीवर्ड करेगा ट्रांसफेज से, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं समझा। अब मैं यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो वेसिकल्स हमने बोला था, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्रीटरी वेसिकल्स। सिक्रीटरी वेसिकल्स क्यों, क्योंकि जो गोल्जी होता है उसको सिक्रीटरी सेल ऑर्गन्स बोलते हैं, वो सिक्रीशंस कराता है, ठीक है। वो कैसे सिक्रीशंस बनाता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशंस बनाता है, ठीक है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम के जो सिक्रीशंस होता है वो इन वेसिकल्स में डालकर पैक कर कर सेल के अंदर छोड़ देता है। इसका एक अलग नाम है, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। बट ये कौन कर रहा है, ये हमारा गोल्जी कर रहा है। समझ आया। चलो अब आगे देखते हैं फंक्शंस में लिखा हुआ क्या है। तो synthesized product in the ER is packed and delivered to the different target inside and outside the cell by Golgi. Yes, synthesized product in the ER. कौन से synthesized product थे, synthesized product मतलब हमारा प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा था बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सिंथेसाइज प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, उनको पैक कर रहे हैं और उनको डिलीवर्ड कर रहे हैं जहाँ पे चाहिए, या तो सेल के अंदर चाहिए या सेल के बाहर चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए वो ट्रांसफेज से डिलीवर्ड होंगे। अगर वो सेल के अंदर चाहिए तो सेल के पास रुक जाएंगे, अगर सेल के अंदर नहीं चाहिए तो वो आगे जाएंगे और मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो जाएंगे, ठीक है। देन प्रोडक्ट स्टोरेज, यस, टेम्परेरी बेसिस के लिए उनको उस प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा। अल्टरेशन मतलब मॉडिफिकेशन, अगर कुछ चाहिए मॉडिफाई करना पड़ेगा तो वो मॉडिफाई करेंगे। पैकेजिंग इन द वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर वो पैक करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वेसिकल्स दिख रहे थे ना, इनके अंदर उन लोग प्रोटीन्स वगैरह को भी पैक करते हैं, ठीक है। एक सिक्रीटरी, वो मैंने बोला वो अलग चीज़ है, सिक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है वो भी पैक होता है, उसके साथ साथ में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह जो भी है हमारा, उसको भी इन लोग इन वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करके डिलीवर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर्स। यस, क्या बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर्स। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है, ऐसा एमसीक्यूज भी आता है कि भाई गोल्जी के जब ऐसे फंक्शन दे देते हैं गोल्जी के, उसमें ये भी लिख देते हैं फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो यस, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। क्यों फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू द सिंपल शुगर्स। अगर ऐसा बोला गया है, सिंपल शुगर्स मतलब नथिंग बट हमारा ग्लूकोज होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि Golgi apparatus synthesize the carbohydrate or glucose, तो yes it is correct. ओके, फॉर्मेशंस ऑफ लाइजोसोम्स, यस, जो मैंने बोला था ना सिक्रेटरी सब्सटेंस निकाल के एक वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, उसका नाम होता है लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम एक अनदर सेल ऑर्गेनल है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट इसको याद रखना है, ये कौन बना रहा है, ये हमारा गोल्जी बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इट इज़ अ सिक्रीटरी ऑर्गेनल। क्या है, सिक्रीटरी ऑर्गेनल है, ओके, इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ मटेरियल सच एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। क्या क्या सिक्रीशन कर रही है, एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये समझ आया गोल्जी का फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है कि भाई सिस फेज से प्रोटीन्स और लिपिड्स आएंगे, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को गोल्जी क्या करेगी, पैकेज करेगी, मॉडिफाई करेगी, थोड़े टाइम के लिए स्टोर रखेगी और जहाँ चाहिए वहाँ टारगेट पर डिलीवर्ड कर देगी। ये उसका मेन काम है। उसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है, बाद में वो क्या करती है, लाइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, सिक्रेटरी वेसिकल से, इसलिए एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह भी सिक्रेट करती है। क्लियर, आगे चलते हैं। लाइजोसोम जो अनदर एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, और ये लाइजोसोम कौन सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज बाय द, अभी देखा था, सिंथेसाइज बाय गोल्जी,
ठीक है, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऐसा गोल सा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बट इसके जो एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम्स ईआर बनाता है। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम, इनका काम क्या है? इन एंजाइम्स को, ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनका सिर्फ एक ही काम है, डाइजेशन, और कोई काम नहीं है। हमारे लाइसोसोम का सिर्फ एक काम है, डाइजेशन करना। वो डाइजेशन कैसे करेंगे? जैसे समझो तुम्हारे जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कोई जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे समझो माइटोकॉन्ड्रिया, समझो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो अब सेल को तो खराब माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए नहीं, तो वो कहाँ क्या करेगा? नया माइटोकॉन्ड्रिया तो बन गया, बट वो खराब जो है उसका क्या होगा? वो जो लाइसोसोम है उसको खा जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अगर कोई सेल ऑर्गेनल पुराना हो गया है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो दूसरा सेल ऑर्गेनल बन गया, तो उसका क्या होगा? पुराने वाले का लाइसोसोम खा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा। अगर गलती से कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, कोई हार्मफुल पार्टिकल हो गया जो सेल के अंदर आ गया है, तो क्या होगा? लाइसोसोम आएगा, उसको खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, खत्म। तो मतलब जो हमारा लाइसोसोम है वो एक तरह से हमें बचाता है। ठीक है, किससे बचा रहा है? फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह से, इनसे बचा रहा है, ताकि हमारा जो सेल है उसको उन लोग इफेक्ट ना कर सके। और दूसरा, ये क्लीन अप में काम आता है। क्या काम है इसका? क्लीन अप। क्लीन अप, हमारे सेल को क्लीन रखने का काम है इसका। ठीक है, बट इस लाइसोसोम को एक अलग नाम दिया है, सुसाइडल बैग। भाई इतना भयंकर नाम, सुसाइडल, सीधा सुसाइड करवा रहे बेचारे से। यस, ये हमें बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता है। कैसे? समझो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल में कोई वायरस आ गया, ठीक है, या समझो कोई बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आ गया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, सेल के लिए अच्छा नहीं, वो आ गया। बेचारे लाइसोसोम से खाने की कोशिश की बट नहीं खा पाया, फिर ये धीरे 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 फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। अब लाइसोसोम क्या सोचता है? यार मैं तो इसको तक खा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो अब इसमें अपने सेल को बचाऊं कैसे? मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि हर जगह ये फैल गया है, तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ? तो लाइसोसोम अपना दिमाग लगाता है। लाइसोसोम क्या करता है? फूट जाता है। ठीक है, फूट गया तो उसके अंदर समझो 50 हाइड्रोलाइटिक, 50 डाइजेस्टिव एंजाइम थे, वो पूरे सेल में फैल गए। अब पूरे सेल में फैल गए तो वो पूरे सेल को ही खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मतलब इस प्रोसेस जो हुआ, इसकी वजह से लाइसोसोम को बोला जाता है कि वो सुसाइडल बैग का भी काम करता है। समझ आया? ज़रूरत पड़ने पर वो फट जाता है, और फट जाने की वजह से जो उसके अंदर जो एंजाइम्स थे वो पूरे सेल में फैल गए, इसकी वजह से क्या हुआ? वो जो पूरा सेल है उसने उसको ख़त्म कर दिया और बच गए हम। समझ आया? चलो अब मैंने क्या लिखा है वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो लाइसोसोम्स आर द स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज, या ऐसे छोटी सी बॉडी होती है ये, ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, ओके, सैक फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वी कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसके पास हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम से ये भरी हुई होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यस अभी हमने देखा था कि जो गोल्जी है वो ही लाइसोसोम्स को बना रही है। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं। सेल्स डाइजेस्टिव ऑर्गेनल, यस ये सेल का डाइजेस्टिव ऑर्गेनल, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारा स्टमक होता है, वैसे सेल का डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइसोसोम है। ठीक है, कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्या कैरी आउट करता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, कोई फूड पार्टिकल गया है, यस उसको भी ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरस कोई बाहर से आया है तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, कोई हार्मफुल पार्टिकल है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करके डायरेक्ट से ख़त्म कर देगा। ठीक है, कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स है या कोई डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है, दोनों को ख़त्म कर देगा। इसको हम लोग सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, यस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए खुद की जान दे देता है। कैसे देता है देखो, रीड करते हैं। बिकॉज इफ द सेल इज डैमेज, लाइसोसोम मे burst and release their enzymes which is self digest the cell. This process is called as autolysis.
ठीक है। ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मतलब तोड़ना, खुद को तोड़ना, समझ गए। तो इस प्रोसेस की वजह से इसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो हमने अभी आज के इतना ही क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो ये मेम्ब्रेनियस सिस्टम था, इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया, गोल्जी कर दिया और लाइजोसोम कर दिया। वैक्यूल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार रिवीजन, एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्यों एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, इसलिए उनको एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम बोला जाता है। ओके, गॉट इट, क्लियर। चलो, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।